तारीख 5 फरवरी 1985। जगह मदीरा, पुर्तगाल का एक छोटा सा टापू जहां समंदर की ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन वहां के घरों में गरीबी की आग जलती थी। इस छोटे से द्वीप पर एक ऐसी माँ रहती थी जिसका नाम मारिया डोलोरेस था। वह पहले ही 3 बच्चों को पाल रही थी। घर में पैसा नहीं था, खाना पूरा नहीं होता था और छत से पानी टपकता था। मारिया को जब मालूम हुआ कि वह चौथी बार माँ बनने वाली है तो उसके होश उड़ गए। वह रोने लगी। वह इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी क्योंकि उसे मालूम था कि वह इसका पेट नहीं भर पाएगी। उसने डॉक्टर से अबॉर्शन के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर किसी ने उसे नुस्खा बताया कि तुम गर्म बियर पियो और तब तक भागो जब तक तुम थक कर गिर न जाओ। मारिया ने ऐसा ही किया। वह भागी, वह थकी, वह रोई, लेकिन उस बच्चे ने दुनिया में आने का फैसला कर लिया था। वह बच्चा जिद्दी था, पैदा होने से भी पहले। उस बच्चे का नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो नाम उसके पिता ने अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा था, क्योंकि उनके पिता उनके बहुत बड़े फैन थे। रोनाल्डो के पिता डेनिस अवीरो एक माली थे। वह शहर के छोटे मोटे बगीचों में काम करते थे और पार्ट टाइम एक लोकल फुटबॉल क्लब अंडोरिन्हा में किटमैन का काम करते थे, यानी खिलाड़ियों के कपड़े धोना और बूट्स साफ करना। डेनिस को शराब की लत थी। वह दिन रात शराब में डूबे रहते थे क्योंकि आर्थिक हालातों के आगे वह टूट चुके थे। रोनाल्डो का घर एक 2 कमरे का टिन का डिब्बा था, जहां सर्दी में ठंड और गर्मी में दीवारें उबलती थीं। रोनाल्डो अपने भाई और 2 बहनों के साथ एक ही कमरे में सोता था, लेकिन इस सब के बीच रोनाल्डो के पास एक चीज थी जो उसको इस दुनिया के बाकी बच्चों से अलग करती थी। एक फटी हुई फुटबॉल। मदीरा के उन पथरीले और ढलान वाले रास्तों पर जहां गादियां भी मुश्किल से चलती थीं, यह छोटा सा लड़का सुबह से शाम तक उस बॉल के साथ भागता रहता था। उसके पास अच्छे जूते नहीं थे। अक्सर वह नंगे पैर खेलता था और जब बॉल फट जाती तो वह उसमें पुराने कपड़े ठूंसकर दोबारा खेलना शुरू कर देता था। रोनाल्डो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अंडोरिन्हा क्लब में खेलना शुरू किया, जहां उसके पिता काम करते थे। वहां के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसका पिता दूसरों के मैले कपड़े धोता था। लोग उसे क्राई बेबी, रोतलू बच्चा कहते थे, क्योंकि अगर कोई उसको पास नहीं देता था या अगर उसकी टीम हार जाती थी तो वह मैदान के बीच में बैठकर रोना शुरू कर देता था। वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह बच्चा पैदा ही जीतने के लिए हुआ था, लेकिन दुनिया अभी उसकी इस जिद से वाकिफ नहीं थी। स्कूल में हालात और भी खराब थे। रोनाल्डो का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। वह क्लास में बैठकर भी बेंच के नीचे पैर से कागज की बॉल बनाकर खेलता रहता था। एक दिन क्लास के टीचर ने रोनाल्डो का मजाक उड़ाया और उसके गरीब परिवार पर तंज कसा। टीचर ने कहा, फुटबॉल तुम्हें खाना नहीं खिलाएगी, पढ़ाई पर ध्यान दो। रोनाल्डो के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसने कुर्सी उठाई और टीचर की तरफ फेंक दी। इसके बाद उसको स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन रोनाल्डो खुश था क्योंकि अब उसके और फुटबॉल के बीच में कोई नहीं था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरी कायनात थी। अध्याय 2। लिस्बन में अकेला किशोर रोनाल्डो की उम्र जब 12 साल हुई तो मदीरा का टापू उसके टैलेंट के लिए छोटा पड़ने लगा। स्पोर्टिंग लिस्बन, जो पुर्तगाल का एक बहुत बड़ा क्लब है, उनके स्काउट्स ने रोनाल्डो का खेल देखा। उन्होंने देखा कि यह बच्चा दुनिया से तेज भागता है और इसका बॉल कंट्रोल अवास्तविक, अनरियल है। उन्होंने रोनाल्डो को लिस्बन बुलाने का फैसला किया, लेकिन इसकी एक कीमत थी। 12 साल के बच्चे को अपना घर, अपनी माँ, अपने भाई बहन और अपना वह टापू छोड़कर सैकड़ों मील दूर एक अनजान शहर में अकेले रहना था। मारिया डोलोरेस ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसको फ्लाइट पर बिठा दिया। रोनाल्डो जब लिस्बन पहुंचा तो जिंदगी पहले से ज्यादा अजाब बन गई। वह स्पोर्टिंग लिस्बन की एकेडमी में रहता था, जहां पूरे पुर्तगाल से बेहतरीन बच्चे आए हुए थे। रोनाल्डो जब बोलता था तो उसकी मदीरा की बोली, एक्सेंट बहुत अलग थी। लिस्बन के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसके बोलने के तरीके पर हंसते थे। रोनाल्डो हॉस्टल के कमरे में अकेले बैठकर घंटों रोता था। वह अपनी माँ को फोन करता और कहता, माँ मुझे वापस बुला लो, यहाँ मेरा कोई नहीं है। लेकिन उसकी माँ कहती, बेटा अगर तुम वापस आए तो यहाँ सिर्फ गरीबी है, वहाँ रहो और लदो। रोनाल्डो ने रोना बंद कर दिया और उसने अपने गुस्से को अपना ईंधन, फ्यूल बना लिया। उसने सोचा कि अगर ये लोग मेरी भाषा पर हंसते हैं तो मैं इनको अपने पैरों के जादू से खामोश करवाऊंगा। 14 साल की उम्र में रोनाल्डो ने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसने उसकी पूरी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद रखी। वह बहुत दुबला पतला था। लोग उसे धक्का देकर गिरा देते थे और कहते थे कि यह बहुत कमजोर है। रोनाल्डो ने रात के 2 बजे
जब पूरी एकेडमी सो रही होती थी, हॉस्टल से चुप कर निकलना शुरू किया। वह एकेडमी के जिम में जाता था। जिम का दरवाजा लॉक होता था तो वह खिड़की तोड़कर या दीवार फांद कर अंदर जाता और अंधेरे में वेट्स उठाता था। जब ट्रेनर्स ने उसको पकड़ा और कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी उम्र छोटी है, तो रोनाल्डो ने रातों को सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया। वह अपने पैरों पर भारी वजन बांधता और लिस्बन की पहाड़ी सड़कों पर स्प्रिंटिंग करता ताकि उसकी स्पीड और पावर दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाए। रोनाल्डो का स्टैमिना और उसकी स्किल इस लेवल पर पहुंच गई कि वह स्पोर्टिंग लिस्बन की अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम और मेन टीम, इन सब में एक ही सीजन में खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। वह एक तूफान था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके दोस्तों ने बताया कि जब बाकी बच्चे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने जाते थे, रोनाल्डो एकेडमी के मेस में बैठकर हेल्दी खाना खाता था और पानी के अलावा कुछ नहीं पीता था। उसने जवानी में ही दुनिया की हर अय्याशी को कुर्बान कर दिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका टारगेट क्या है। अध्याय 3, थिएटर ऑफ ड्रीम्स। CR7 का उदय। साल 2003। एक ऐसा मैच जिसने फुटबॉल के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। स्पोर्टिंग लिस्बन का एक नया स्टेडियम बना था और उनका एक दोस्ताना मैच, फ्रेंडली मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ। मैनचेस्टर यूनाइटेड उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक थी, जिसके मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर जॉन ओशिया उस दिन रोनाल्डो को मार्क कर रहे थे। मैच शुरू होता है। 18 साल का एक लड़का जिसके बालों में गोल्डन हाइलाइट्स थे, पैरों में अजीब से बूट्स थे, वह बॉल लेता है। वह ऐसी स्पीड से जॉन ओशिया के सामने से निकलता है कि ओशिया का सिर चकराने लगता है। रोनाल्डो स्टेप ओवर्स करता है, फ्लिक करता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स को खिलौनों की तरह नचाने लगता है। हाफ टाइम पर जॉन ओशिया को चक्कर आ रहे थे और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी। यूनाइटेड के सीनियर प्लेयर्स जैसे रॉय कीन और रियो फर्डिनेंड ने सर एलेक्स से कहा, बॉस, इस लड़के को हम यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, इसको अभी साइन करो। सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो फुटबॉल के सबसे बड़े पारखी थे, वह सीधे स्पोर्टिंग के बोर्ड रूम में गए और कहा, मुझे यह लड़का चाहिए, आज ही, अभी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 24 मिलियन पाउंड्स दिए, जो उस वक्त किसी भी टीनेजर के लिए एक रिकॉर्ड रकम थी। रोनाल्डो इंग्लैंड पहुंचता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसको नंबर 28 जर्सी चाहिए थी, जो वह स्पोर्टिंग में पहनता था, लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उसको देखा और कहा, नहीं, तुम नंबर 7 पहनोगे। नंबर 7 मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे प्रतिष्ठित और भारी जर्सी थी, जो उससे पहले जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना और डेविड बेकहैम जैसे लेजेंड्स पहन चुके थे। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह एक बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन रोनाल्डो ने उस बोझ को अपनी ढाल बना लिया। यहीं से जन्म हुआ CR7 का। प्रीमियर लीग बहुत फिजिकल और हार्ड थी। शुरू में इंग्लैंड के मीडिया ने रोनाल्डो का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि यह लड़का सिर्फ दिखावा करता है, इसके पास ट्रिक्स हैं, लेकिन ये टीम के लिए गोल नहीं करता, ये बहुत जल्दी गिर जाता है। लेकिन रोनाल्डो ने उनका जवाब बातों से नहीं दिया। वह कैरिंगटन, यूनाइटेड के ट्रेनिंग ग्राउंड पर सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में जाता था। रियो फर्डिनेंड बताते हैं कि हम जब ट्रेनिंग खत्म करके निकलते थे तो रोनाल्डो मैदान के दूसरे कोने में वेट्स बांधकर फ्री किक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता था। उसने हजारों बार एक ही शॉट को प्रैक्टिस किया ताकि वह नकल बॉल फ्री किक सीख सके, जो बाद में उसकी पहचान बनी। 2004 में रोनाल्डो ने अपना पहला FA कप जीता, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका 2005 में आया। उनके पिता डेनिस अवीरो का लिवर फेलियर की वजह से इंतकाल हो गया। अत्यधिक शराब पीने ने उनके पिता की जान ले ली थी। रोनाल्डो उस वक्त रूस में पुर्तगाल के लिए एक मैच खेलने की तैयारी कर रहे थे जब उन्हें यह खबर मिली। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उनसे कहा कि तुम अभी घर जाओ, मैच छोड़ दो। लेकिन रोनाल्डो ने कहा, मैं खेलूंगा, मेरे पिता मुझे खेलते हुए देखना चाहते थे। रोनाल्डो ने वह मैच खेला और उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि वह अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि शराब ने उसके पिता को उससे छीन लिया था। साल 2006 का वर्ल्ड कप आता है। इंग्लैंड और पुर्तगाल का क्वार्टर फाइनल मैच था। रोनाल्डो के यूनाइटेड के साथ ही वेन रूनी को रेड कार्ड मिलता है और रोनाल्डो रेफरी को आंख मारते विंक हुए कैमरे पर पकड़े जाते हैं। पूरा इंग्लैंड रोनाल्डो का दुश्मन बन गया। जब वह वापस मैनचेस्टर आए तो हर स्टेडियम में उनको बू किया जाता था, उन पर थूका जाता था, उनको गालियां दी जाती थी। मीडिया ने कहा कि रोनाल्डो अब इंग्लैंड में नहीं रह सकता, उसका करियर खत्म। लेकिन सिग्मा माइंडसेट इसी को कहते हैं। रोनाल्डो ने उस नफरत को अपना ईंधन बनाया।
2006, 2007 और 2007-2008 का सीजन रोनाल्डो का गुस्सा दुनिया ने देखा। 2007-2008 के सीजन में रोनाल्डो ने 45 गोल किए। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूईएफए चैंपियंस लीग जितवाई। उसी साल 23 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन डोर जीता। वह दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन चुके थे। उन्होंने मैनचेस्टर में सब कुछ जीत लिया था, प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, क्लब वर्ल्ड कप। अब वक्त था उनके बचपन के सपने को पूरा करने का। अध्याय 4, द व्हाइट हाउस, ग्लेडिएटर का शिखर। 2009 की गर्मियों में रियल मैड्रिड ने एक ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज आज तक फुटबॉल दुनिया में सुनाई देती है। 80 मिलियन पाउंड्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस देकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना पूरा किया गया। जब रोनाल्डो सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम में एंटर हुए तो वहां का नजारा देखने लायक था। 80,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में सिर्फ एक खिलाड़ी का वेलकम करने आए थे। दीवारों पर उनके पोस्टर्स थे, लोग रो रहे थे और उनका शोर आसमान को चीर रहा था। रोनाल्डो ने माइक उठाया और कहा, उनो दोस ट्रेस हाला मैड्रिड। लेकिन स्पेन में उनका आना आसान नहीं था। वहां पहले से एक शख्स बैठा था जो फुटबॉल की दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, लियोनेल मेसी। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की दुश्मनी तो पहले से थी, लेकिन रोनाल्डो के आने से यह दुश्मनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता, राइवलरी बन गई। यह सिर्फ दो क्लबों की लड़ाई नहीं थी, यह दो अलग विचारधाराओं, आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी। मेसी जो नेचुरल टैलेंट का भगवान था और रोनाल्डो जो हार्डवर्क और इंसानी पूर्णता, ह्यूमन परफेक्शन की आखिरी हद था। शुरू के साल रियल मैड्रिड के लिए मुश्किल थे। पेप गार्डियोला की बार्सिलोना दुनिया पर राज कर रही थी और रियल मैड्रिड को लगातार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। लोग कह रहे थे कि रोनाल्डो कभी मेसी को नहीं हरा पाएगा। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-0 से हराया। रोनाल्डो के चेहरे पर वह गुस्सा और वह मायूसी साफ दिखती थी, लेकिन उनका असली रूप तब निकलता है जब वह दीवार से लग जाते हैं। 2011-2012 का सीजन, जोस मोरिन्हो रियल मैड्रिड के मैनेजर थे। रियल मैड्रिड को बार्सिलोना के घर कैंप नो में खेलना था। वह मैच ला लीगा का फैसला करने वाला था। खेल बराबरी पर था, शोर बुलंद था। फिर मेसूत ओजिल एक पास निकालते हैं, रोनाल्डो अपनी अवास्तविक स्पीड से भागते हैं, गोलकीपर को बीट करते हैं और गोल करने के बाद रोनाल्डो कैंप नो के 90,000 लोगों के सामने खड़े होते हैं और अपने हाथों से इशारा करते हैं, काल्मा, शांत हो जाओ, मैं यहाँ हूँ। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। वह सीन फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा अल्फा मूव बन गया। रियल मैड्रिड ने वह ला लीगा 100 पॉइंट्स के साथ जीती, लेकिन चैंपियंस लीग अभी भी दूर थी। रियल मैड्रिड 10 साल से अपनी 10वीं चैंपियंस लीग ला डेसिमा का इंतजार कर रही थी। 2014 में कार्लो एंसेलोटी के अंडर रियल मैड्रिड फाइनल में पहुंची एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। मैच के 89वें मिनट तक रियल मैड्रिड हार रही थी। फिर सर्जियो रामोस का वह आइकॉनिक हेडर आता है और मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है। रियल मैड्रिड वह मैच 4-1 से जीत जाती है और रोनाल्डो आखिरी गोल करके अपनी शर्ट उतारकर अपनी बॉडी दिखाते हैं। एक ऐसा जिस्म जिसमें सिर्फ 7% बॉडी फैट था, जो एक ओलंपिक रनर से भी बेहतर था। ला डेसिमा पूरा हो चुका था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जिनेदिन जिदान के आने के बाद रियल मैड्रिड ने जो किया वह न उससे पहले कभी हुआ था और न शायद बाद में कभी होगा। 2016, 2017 और 2018 3 साल लगातार चैंपियंस लीग जीतना। चैंपियंस लीग को लोग CR7 लीग कहने लगे थे। जब भी कोई बड़ा मैच होता, चाहे वह बायर्न म्यूनिक हो, जुवेंटस हो या एटलेटिको, रोनाल्डो अकेले आते और हैट्रिक करके टीम को आगे ले जाते। 2018 में जुवेंटस के खिलाफ ट्यूरिन में रोनाल्डो ने एक ऐसा गोल किया जिसने फिजिक्स के नियमों को तोड़ दिया। दानी कार्वाहाल ने क्रॉस किया और रोनाल्डो ने हवा में 8 फीट ऊपर उछलकर एक ऐसी बाइसिकल किक मारी कि जुवेंटस का महान गोलकीपर जियानलुइगी बफन सिर्फ देखता रह गया। वह गोल इतना अवास्तविक था कि जुवेंटस के अपने फैंस खड़े हो गए और रोनाल्डो के लिए तालियां बजाने लगे। रोनाल्डो ने अपने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। यह उनका दबदबा था। रियल मैड्रिड के लिए रोनाल्डो ने 4 ओटाडीज मैच खेले और 4 ऑफ 50 गोल किए, यानी जितने मैच खेले उससे ज्यादा गोल किए। उन्होंने रियल मैड्रिड में 4 चैंपियंस लीग और 4 बैलन डोर जीते। वह मैड्रिड के सबसे बड़े राजा बन चुके थे, लेकिन हर राजा की तरह उनका सफर भी बदलने वाला था। अध्याय 5, देश का कर्ज चुकाया, अंतर्राष्ट्रीय गौरव।
रोनाल्डो के करियर पर एक बहुत बड़ा इल्जाम था। लोग कहते थे कि वह क्लब्स के लिए तो सब कुछ जीत चुके हैं, लेकिन अपनी कंट्री पुर्तगाल के लिए उन्होंने कुछ नहीं जीता। पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री थी जिसने कभी कोई बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता था। 2004 के यूरो कप के फाइनल में जब पुर्तगाल अपने ही घर में ग्रीस से हारी थी, तो 19 साल के रोनाल्डो बच्चों की तरह रोए थे। वह रोना उनके दिल में चुभता रहता था। साल 2016 का यूरो कप आता है। पुर्तगाल की टीम बहुत कमजोर थी, किसी ने उन्हें फेवरेट नहीं माना था। ग्रुप स्टेज में पुर्तगाल 3 मैच ड्रॉ करके मुश्किल से क्वालिफाई करती है। हंगरी के खिलाफ मैच में पुर्तगाल टूर्नामेंट से बाहर होने वाली थी, लेकिन रोनाल्डो ने 2 गोल करके टीम को बचाया। वेल्स के खिलाफ सेमीफाइनल में रोनाल्डो हवा में 6 फीट का जंप लेते हैं और ऐसा हेडर मारते हैं जो सीधा नेट में जाता है। पुर्तगाल फाइनल में पहुंच जाती है फ्रांस के खिलाफ, जो उनके अपने घर पेरिस में खेल रही थी। फाइनल मैच शुरू होता है। अभी सिर्फ 25 मिनट ही गुजरे थे कि फ्रांस के दिमित्री पायट रोनाल्डो को एक हार्ड टैकल मारते हैं। रोनाल्डो के घुटने में गंभीर चोट, सिवियर इंजरी हो जाती है। वह जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह खड़े होने की कोशिश करते हैं। उनके घुटने पर पट्टी बांधी जाती है। वह दोबारा मैदान में आते हैं, लेकिन उनका पैर साथ नहीं दे रहा था। वह दोबारा गिर जाते हैं। एक तितली आकर उनकी आंख पर बैठती है। वह सीन पूरी दुनिया ने देखा। रोनाल्डो को स्ट्रेचर पर बैठकर मैदान से बाहर जाना पड़ता है। पुर्तगाल के फैंस रो रहे थे। उनका सबसे बड़ा हथियार खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ शुरू होता है रोनाल्डो का लीडर वाला रूप। हाफ टाइम पर रोनाल्डो ड्रेसिंग रूम में आते हैं। वह खेलने के काबिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने साथियों की आंखों में देखा और कहा, सुनो, मेरी बात सुनो, हम ये मैच जीत रहे हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ हम जीतेंगे, मेरे लिए लग दो। एक्स्ट्रा टाइम में जब मैच चल रहा था, रोनाल्डो मैनेजर फर्नांडो सांतोस के साथ टच लाइन पर खड़े हो गए।